जबरन छुट्टी पर भेजा। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के दुनिया भर में अधिकांश कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। वहीं कई कर्मचारियों ने इस फैसले को वापस लेने के लिए संघीय अदालतों का रुख किया। कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजने का फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा 60 साल पुरानी सहायता एजेंसी को खत्म करने की योजना से जुड़ा है। एक न्यायाधीश ने संघीय कर्मचारी संघों के मुकदमे में सुनवाई की, जिन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कांग्रेस के कानून में निहित एजेंसी को बंद करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप ने यूएस के सोशल मीडिया पर कहा, इसे बंद कर दो। फ्रांस दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 3 दिवसीय फ्रांस यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फ्रांस भारत रोड मैप को अपनाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील की घोषणा भी इस यात्रा के दौरान की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी की शाम को पेरिस पहुंचेंगे। वहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे। ट्रंप प्रशासन में अमेरिका से निर्वासित किए जाने का डर। भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका जाना और वहां पढ़ाई करना एक सपना रहा है, लेकिन इन दिनों ये सपना एक बुरे दुस्सपने में बदल गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद आव्रजन नीति पर कड़ा रुख अपनाया है। इसके चलते अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को हथकड़ी बांधकर निर्वासित किया जा रहा है। इसी का असर है कि अमेरिका में रह रहे भारतीय छात्र अब पार्ट टाइम नौकरी करने से बच रहे हैं और जो पहले से पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे वे या तो नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर डर के साए में जी रहे हैं। अमेरिकी विदेशी विभाग के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2024 तक 64,008 भारतीय छात्रों को वीजा दिया गया, जबकि 2023 में इसी अवधि के दौरान 1,03,495 वीजा जारी किए गए। इस तरह 2023 की तुलना में 2024 में भारतीय छात्रों को जारी किए गए वीजा में 38% की गिरावट आई है। इन 10 देशों में है सबसे ज्यादा बेरोजगारी। भारत से हर साल लाखों लोग विदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। भारतीय छात्र भी पढ़ने के लिए विदेशी मुल्कों का रुख करते हैं। विदेश में नौकरी करने के पीछे का प्रमुख मकसद ज्यादा सैलरी होती है। अफ्रीकी देश जिबूती में सिर्फ 23.7% लोग ही नौकरी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में मौजूदा इस युद्धग्रस्त देश में 27% लोगों के पास ही नौकरियां हैं। अफ्रीका में स्थित सोमालिया भी नौकरियों के मामले में काफी पीछे है। यहाँ 27.6% लोगों के पास ही नौकरी है। अफगानिस्तान में 31.3% आबादी के पास ही जॉब है। जॉर्डन में सिर्फ 39.9% लोग ही नौकरी कर रहे हैं। लंबे समय तक गृह युद्ध की मार झेलने वाले सीरिया में भी रोजगार की स्थिति बुरी है। यहाँ की 33.4% आबादी के पास ही नौकरियां हैं। फिलिस्तीन में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। यहाँ सिर्फ 34% लोग ही नौकरी करते हैं। मिडिल ईस्ट के एक और देश इराक में भी लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ सिर्फ 35% आबादी के पास नौकरी है। इराक की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर 36% लोगों के पास नौकरियां हैं, जो दिखाता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। अफ्रीका देश मोरटानिया में भी भीषण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 36.8% लोगों के पास ही नौकरियां हैं। एलन मस्क के एक 25 वर्षीय कर्मचारी ने इस वजह से दिया इस्तीफा। टेक अरबपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर नस्लवादी पोस्ट के इतिहास पर सवाल उठाए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया है। 25 वर्षीय प्रोग्रामर मार्को एलिच को अमेरिकी ट्रेजरी की भुगतान प्रणाली के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार एलिस ने एक्स पर यूजेनिक्स का समर्थन करने और भारतीय प्रवासियों के प्रति शत्रुता व्यक्त करने वाले बयान पोस्ट किए। भारत का एक ऐसा शहर जहां खाने से रहने तक के लिए नहीं देना पड़ता पैसा, जहां न कोई सरकार है न कोई धर्म, न ही रहने खाने के लिए पैसे देने पड़ते, उस शहर को ओरोविले के नाम से जाना जाता है। बता दें यह शहर चेन्नई के बस 150 किलोमीटर दूर विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में मौजूद है। इस शहर को भोर का शहर सन ऑफ डॉन भी कहते हैं। दरअसल इस शहर को बसाने का कारण था कि यहाँ लोग समान रूप से बिना किसी भेदभाव के रह सके, जानकारी के अनुसार सभी सम्मानित जीवन जी सके। जानकारी के मुताबिक ओरोविले शहर साल 1968 में मीरा अल्फाजो द्वारा बसाया गया था। मीरा अल्फाजो ने 1914 में पुडुचेरी के श्री अरबिंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में शामिल होने के लिए आई थी। पहले विश्व के समय वो वापस जापान
चली गई थी, लेकिन साल 1920 में दोबारा वापस लौटने के बाद 1924 में श्री अरविंदो स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़कर जन सेवा में लग गई और अविलो शहर को यूनिवर्सल सिटी कहते हैं, मतलब यहाँ कोई आकर बस सकता है। जानकारी के अनुसार यहाँ करीबन 50 देशों के लोग भी रहते हैं और करीबन यहाँ 24,000 लोगों की आबादी है। यहाँ रहने के लिए बस एक शर्त रहेगी, आपको यहाँ सेवक के रूप में रहना पड़ेगा। तेलंगाना जातिगत सर्वेक्षण पर विपक्ष उठा रहा सवाल। तेलंगाना कांग्रेस सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जाति सर्वेक्षण पर विपक्षी दलों की ओर से अशुद्धि, अवैज्ञानिक कार्यप्रणाली और राजनीतिक हेरफेर के आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने गोपनीयता को लेकर भी चिंता जताई है। तेलंगाना सामाजिक, जाति, आर्थिक, रोजगार और राजनीतिक सर्वेक्षण, जिसे जाति सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य 3.54 करोड़ लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जातिगत स्थिति का व्यापक रूप से विवरण करना है। कपड़ा और परिधान केंद्र के रूप में उभर रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अपनी रणनीतिक स्थिति, समृद्ध कृषि आधार, मजबूत बुनियादी ढांचे और निवेशक अनुकूल नीतियों के कारण कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए तेजी से एक जीवंत केंद्र के रूप में उभर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का छठा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जिसने 2023-2024 में लगभग 18.01 लाख गांठ का उत्पादन किया। भारत का 43% वैश्विक कपास और वैश्विक जैविक कपास उत्पादन का 24% मध्य प्रदेश से है। कपास उत्पादन कपड़ा निर्माण इकाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़त है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न टेक्सटाइल पार्क्स भी स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय नीति पर राज्य सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक मालवा क्षेत्र के बियावाड़ा और नीमच में मेगा टेक्सटाइल पार्क कपड़ा क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बिहार को नोटिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार सरकार को ऐसे स्कूलों की सूची सौंपते हुए इन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिन स्कूलों द्वारा सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग और गरीब बच्चों से अवैध फीस वसूली की खबरें सामने आई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक स्पष्ट प्रावधान है, निजी स्कूलों को अपनी सीटों की जानकारी और अन्य जरूरी रिपोर्ट सरकार को समय पर देना होता है। बिहार के 38 जिलों में स्थित लगभग 5,000 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि इन स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया है। स्कूलों ने जरूरी रिपोर्टों को सरकार के मुख्यालय में जमा नहीं किया है। बिहार के सभी सरकारी ITI छात्रों के लिए हर साल आएंगी कंपनियां। बिहार के सभी ITI छात्रों के लिए हर साल 2 बार 20 से अधिक कंपनियां नौकरी देने के लिए आएंगी। इसके लिए श्रम संसाधन विभाग के दिशा निर्देश पर सभी ITI में प्लेसमेंट सेल का गठन कर लिया गया है, जो सभी छात्रों की समय समय पर काउंसलिंग करेगी और ट्रेंड के मुताबिक उनको कहां नौकरी के लिए प्रयास कर आगे बढ़ना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से दी जाएगी। पूर्व में किसी एक ITI में एक प्लेसमेंट शिविर का आयोजन होता रहा है, लेकिन अब नियमित सभी ITI में प्लेसमेंट होगा। श्रम संसाधन मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से पत्राचार शुरू किया है ताकि छात्रों का बेहतर प्लेसमेंट हो सके। विभाग ने पहले चरण में मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता एवं MP से पत्राचार शुरू किया है। इसके बाद बाकी राज्यों से दूसरे चरण में पत्राचार किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर नौकरियां मिल सके। बिहार को मिलेगा एक और वंदे भारत ट्रेन। भागलपुर और पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। यह ट्रेन विशेष रूप से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जा रही है ताकि वे आसानी से यात्रा कर सके। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरवासियों को इसकी सौगात दे सकते हैं। पिट लाइन पर चल रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। मंगलवार को टेस्ट हो सकता है। हालांकि अभी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में मिल सकता है तेल का खजाना। बक्सर और समस्तीपुर जिलों में ONGC की खोज जारी है और सिवान और पूर्णिया में भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। अगर ये खोज सफल होती है तो बिहार की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। बिहार में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। खासकर बक्सर और समस्तीपुर जिले सहित गंगा बेसिन के इलाके में इसकी प्रबल संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी है। बिहार में इन पदों पर निकली भर्ती। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने किट संग्राहक के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार की पहली महिला IPS की कहानी। मंजरी जरहूर का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ जहां कई सदस्य IAS और IPS अधिकारी रह चुके थे।
देखने में यह लग सकता है कि उनके लिए अधिकारी बनने का सफर आसान रहा होगा, लेकिन हकीकत इससे काफी परे थी। उन्हें उस सपोर्ट की कमी महसूस हुई जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। सिर्फ 19 साल की उम्र में मंजरी की शादी एक आईपीएस अधिकारी से कर दी गई। शादी के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति और ससुराल वाले शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं थे। घर की जिम्मेदारियों के बीच उनकी पढ़ाई और कैरियर के सपने कहीं खोने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि वह पूरी जिंदगी सिर्फ गृहिणी बनकर रह जाएंगी। उन्होंने अपने ससुराल से अलग होने का साहसिक कदम उठाया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गई। मंजरी ने पटना विमेंस कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। साल 1974 में उन्होंने पहली बार परीक्षा दी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस तो पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। इस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्होंने 1975 में दोबारा परीक्षा दी और इस बार सफलता उनके कदम चूमने लगी। शुगर के मरीज को मिलेगा बस एक हफ्ते में आराम। मधुमेह या डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के लगभग हर हिस्से में असर डाल सकती है। यह तब होता है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर शरीर उस इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जो दिल, किडनी, आंखों और नसों पर बुरा असर डाल सकता है। एक है ओक का पौधा, जिसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। ओक के पत्ते एक प्राकृतिक औषधि है। ये पत्ते न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि अन्य कई समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं।